क्यों मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण सेट जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित पेपर सेट है। हल करते हैं इसको। प्रश्न है हमारा, मुगलकालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा? अकबर के काल में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के, औरंगजेब के? तो इसका जो सही जवाब है, स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है शाहजहां, जिन्हें आगरा का ताजमहल और अन्य स्थापित चीज़ें जो विश्व धरोहर में शामिल हुई और शाहजहां के समय में हुई। अब इसकी बात करें तो मुगल बादशाह अकबर के समय में शुरू हुई थी स्थापत्य कला, लेकिन शाहजहां के समय पे चरम पर थी। ठीक। और जहांगीर के समय में इत्मादुद्दौला के मकबरे में प्रथम बार पित्रादुरा का प्रयोग किया गया है। शाहजहां के समय पित्रादुरा का उपयोग खूब किया गया। शाहजहां के समय निर्मित ताजमहल की गिनती विश्व के 7 आश्चर्यों में से की जाती है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1926, 1927, 1928 या 1929? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है 1929 में पारित हुआ है। ठीक। और कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के लड़के और 14 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं हो सकता। आगे चलकर यह उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष लड़के तथा 18 वर्ष लड़की की कर दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जो है आरा के थे, जगदीशपुर या दरभंगा या टिकारी? तो कुंवर सिंह फिलहाल जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे, इनका संबंध बिहार से है। 1857 के विद्रोह की योजना बनाने में वे शामिल नहीं थे, लेकिन जैसे ही दानापुर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया और आरा की ओर बढ़े तो बाबू कुंवर सिंह अपने साथियों के साथ उनसे मिल गए और उस आंदोलन का नेतृत्व भी किया उसने। और इनकी मृत्यु की बात करें तो यह 80 साल की उम्र में मृत्यु हुई थी इनकी वहीं बिहार में। अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अपनी आय बढ़ाना, भारतीय गांवों पर अपने शासन को मजबूत करना, व्यापारिक लाभ प्राप्त करना या किसानों का समर्थन प्राप्त करना? तो इसका जो सही जवाब है व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था। ऑप्शन इसका सी होगा। ठीक। अगला प्रश्न हमारा, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो रवि कीर्ति, हरिसेन, कालिदास या अमर सिंह? तो प्रयाग प्रशस्ति जो लिखे हैं फिलहाल हरिसेन ने लिखे हैं समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। यह लेख अशोक के स्तंभ पर खुदा हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम एवं महादेवी कुमार देवी का पुत्र कहा गया। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न हमारा है, जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? पावापुरी, राजगृह, नालंदा या वैशाली? तो इसका जो सही जवाब है जल मंदिर जो है फिलहाल ये पावापुरी में है। पावापुरी नालंदा जिले में स्थित एक नगर है। यह जैन धर्म के मतानुयायियों के लिए एक पवित्र नगर है, क्योंकि महावीर स्वामी को यहीं पर निर्वाण या मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज से बने हुए थे? लोहा, पत्थर, कांसा, तांबा या कांसा? तो प्रारंभिक औजार जो फिलहाल पत्थर से, पूरा पाषाण काल में पहले पत्थरों का ज़्यादा उपयोग होता था। जो आदिमानव थे वो पत्थर का प्रयोग करते थे और उसी के औजार बनाया करते थे। तो इसका राइट आंसर फिलहाल बी ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न हमारा है, सुमेलित करना है कौन किससे संबंधित है? तो इसका मिलन करते हैं। कबीरदास का बताएं तो कबीरदास का जो जन्म हुआ था फिलहाल ये 1500 से 1600 ईस्वी में इनका था। और रामानुजा की बात करें तो ये 11 से 12 में थे। और तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास 16 और 17वीं शताब्दी, नामदेव 13 और 14वीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर होगा 4, 3, 1, 2 यानी 43 12 इसका सही जवाब। आंसर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, फिर इसको मिलाना, कूट दिए हुए हैं और एक दूसरे को मिलाना इसको। गड्डी, गडरिया और खोखर, चेर, सरदार शाही, भील। तो ये जनजातियाँ हैं। फिलहाल कौन सी जनजाति कहाँ रहती है? तो गड्डी गडरिया की जब बात करें तो ये फिलहाल रहती पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है। ठीक। और खोखर जो जनजाति है पंजाब में पाई जाती है। चेर सरदार शाही की बात करें तो ये पाई जाती है बिहार और झारखंड में। और भील जो है पश्चिमी और मध्य भारत में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है 314 2।
42 यानी 3142। 3142 पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है इसमें क्या दिया हुआ है, एक मिनट, इधर है क्वेश्चन। प्रश्न है हमारा 10 नंबर। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में मणिग्रामम होता था। ब्राह्मणों को दान देने में दी गई भूमि, स्थानीय समिति, व्यापारी संघ या भूमिकर। तो ये फिलहाल इसका जो था व्यापारी संघ से संबंधित है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। दक्षिणी भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में व्यापारियों के संघ के रूप में मणिग्रामम और नाना देशी प्रसिद्ध थे। ये व्यापार संघ दक्षिण पूर्व एशिया व चीन से व्यापार किया करते थे। ठीक, अगला प्रश्न हमारा फिर सुमेलित करना है। इसका कालक्रम किससे संबंधित है? जहांगीर, बाबर, अकबर और औरंगजेब। तो जहांगीर की बात करें तो इसका जो कालक्रम है 1605 से 1627 तक था। बाबर की बात करें तो 1526 से 1530 तक था। अकबर का कार्यकाल जो था वो था 1556 से 1605 और औरंगजेब का कालकाल 16 से 58 से 1707 तक था। तो इसका जो सही जवाब निकलेगा 3, 1, 2, 4 यानी 3124 इसका राइट आंसर होगा। 3124 दिया हुआ डी ऑप्शन में। अगला प्रश्न हमारा है कथन दिया हुआ, कारण दिया हुआ, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन दूसरे को कारण बताया गया है। कथन दिया हुआ ए ऑप्शन, मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। और कारण दिया हुआ चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ए ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक, मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। अतः कथन और कारण दोनों सही और कारण सही व्याख्या भी करता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से चोल मंदिर के लिए काम करने वाले कौन कौन थे? बावर्ची थे, मेहतर थे, कलाकार, पुरोहित या नर्तक, संगीतकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल डी ऑप्शन होगा। डी में क्या क्या दिया है बता रहे हैं आपको। उपरोक्त में से सभी कथन इसके सही हैं। अगला प्रश्न हमारा है मध्यकाल के दौरान पांडुलिपि की प्रतिकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। छापे खाने न होने से नकलनल 20 हाथ से ही इन्हें बनाते थे। इन्हें बनाते हुए लिपिक हूबहू प्रतिलिपियां बनाते थे। एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग होती थी। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल एक और 3 होगा। ठीक, इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं, इन पर विचार करना है। दिया हुआ है इसमें समुद्रगुप्त को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला, राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की गई है। अगला दिया हुआ है इसमें लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। इसमें तीसरा नंबर दिया इसने हरिसेन ने इसमें 5 विभिन्न प्रकार के राजाओं तथा उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियाँ बताई हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल 1 और 2 होगा। ठीक, इसमें तीसरा नहीं है इसमें। अगला प्रश्न हमारा है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिया हुआ इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी प्रांतों पर संपूर्ण नियंत्रण पाटलिपुत्र से किया जाता था। अगला दिया हुआ है सामान्यतः राजकुमारों को उन क्षेत्रों का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। फिर तीसरा नंबर दिया हुआ है प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र होने के कारण इन इलाकों में मौर्य सम्राट केवल मार्गों एवं नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। चौथा नंबर दिया हुआ है इस साम्राज्य के जंगल वाले इलाकों में रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल वो होगा सी ऑप्शन। 2, 3 और 4 सही है, पहला ऑप्शन इसका गलत है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख किया गया है? गंगा, सरस्वती, यमुना और सिंधु और इसकी सहायक नदियों का। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल ये सभी नदियों का इसमें वर्णन किया गया। उपरोक्त में से सभी डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न हमारा है हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन समाज के बारे में विचार कीजिए। शासक वर्ग, लिपिक वर्ग, शिल्पकार। उपरोक्त में से कौन कौन हड़प्पा सभ्यता के नगरीय समाज के अंग थे? तो इसका जो फिलहाल जवाब होगा ये कहाँ गया, ये सभी थे इसमें। ठीक, शिल्पकार, लिपिक वर्ग और शासक सब थे इससे संबंधित। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19 नंबर। इसमें आपको सम्मिलित करना। ठीक,
कोल्डी हवा, चिरांद, गुफकराल और पल्ली। तो कोल्डी हवा का जो संबंध है फिलहाल, एक मिनट, कोल्डी हवा का जो संबंध है फिलहाल ये है आधुनिक उत्तर प्रदेश, और चिरांद का जो संबंध है आधुनिक बिहार से है ये, और गुफकराल का जो संबंध है आधुनिक कश्मीर से है, और इसका जो है ये आधुनिक आंध्रा से है। ठीक, पल्ली कल्ली जो आंध्रा से ही संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 2, 1, यानी कि 34, 21। 34, 21 है ऑप्शन सी, ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा है, सही कथन कौन सा है? दिया हुआ है मध्य पाषाण काल का समय लगभग 15,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पूर्व माना जाता है। इस काल में बहुत छोटे हथियारों की प्रधानता थी। मध्य पाषाण काल के दौरान पूरा पाषाण काल युग व औजार बनाए जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल 2 और 3 होगा। ठीक, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना गंगा एवं उसकी सहायक नदी सोन के मध्य हुआ है? अंग, मगध, काशी राज्य या कौशल? तो इसका जो सही जवाब है, मगध राज्य की स्थापना गंगा और सोन नदी के मध्य में हुआ था। और अगला प्रश्न हम देखते हैं, मगध, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता दें मगध राज्य के बारे में। तो गंगा के दक्षिण में सहायक नदी सोन आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करना। कथन दिया हुआ है, 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में सम्मिलित हुए। ठीक, कथन दिया हुआ दूसरा, संगठन के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, W.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी व अन्य बम्बई और कलकत्ता के ही थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल ये होगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने किस बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का वर्णन किया है? नील दर्पण, समाचार दर्पण, दिग्दर्शन या तत्वबोधिनी? तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल समाचार दर्पण से संबंधित है। 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का वर्णन किया है। कताई कामगार महिला ने लिखा है कि सेवा में संपादक समाचार, मैं कताई कामगार हूँ, भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ, कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। इस अखबार में फंसी एक कताई कामगार की आप बीती का वर्णन किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर किसका शासन था? नवाब का, जागीरदार या बादशाह या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल बादशाह का शासन था। ठीक, अंग्रेजों से पहले देश में बहुत बड़े हिस्से पर मुगल बादशाह का शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, बिरसा का जन्म कहाँ किस परिवार में हुआ? तो संथाल, उरांव, मुंडा या बैगार? तो बिरसा मुंडा आप प्रसिद्ध है तो आपको पता होगा कि बिरसा मुंडा परिवार से संबंधित था, और ये झारखंड में छोटा नागपुर के क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है 26 नंबर, निम्नलिखित कथन किसका है कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ? नाइजल वॉर्डन, विलियम पिट, एडमंड बर्क या टिली कैटल? तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल एडमंड बर्क से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग की महाभियोग की कार्रवाई, मतलब अंग्रेज एक अधिकारी था जिसके ऊपर महाभियोग लगा था, तो वो वारेन हेस्टिंग था। ठीक, कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्वक भाषण दिया था कि उसने कहा कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। एडमंड बर्क ने आगे कहा कि मैं उनके यानी हेस्टिंग के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और उनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और उसके सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। इसने बहुत अच्छा काम किया था। फिलहाल इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न हमारा है, किसने यह ऐलान किया था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा? तो इसका
ऑप्शन इसका रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम पिट या जेम्स मिल। राइट आंसर फिलहाल रॉबर्ट क्लाइव होगा इसके। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने यह ऐलान किया था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में? तो फिलहाल यह दिल्ली में स्थित है, ठीक। और राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था, यह 1920 में बना था, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, साकची जमशेदपुर में को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूरी पर था। अगला दिया हुआ है, यह स्थान लौह कोयला और मैगजीन निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। अगला दिया हुआ सी में, खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से प्राप्त पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। तो फिलहाल इसमें डी ऑप्शन लगेगा, इसके सभी कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है? स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि या उपरोक्त में से सभी? तो इसका जो राइट आंसर वाणिज्यिक मतलब बेचना और खरीदना, ये वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है भाखड़ा, नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन और दामोदर। तो पहले अब जो आता है उसको मिलाना शुरू करें। नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पे। भाखड़ा नंगल पर है, जो भाखड़ा नंगल का जो संबंध है हिमाचल प्रदेश से है, और गांधी सागर ये है मध्य प्रदेश, और दामोदर घाटी परियोजना जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 2, 1 यानी कि 34, 21। 34, 34, 21 ये है इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न फिर दिया हुआ है, मिलाना है इसमें भी। उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती शीतोष्ण सदाबहार, और ये सब दिया हुआ है। तो हम इसको मिलाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये है, इसमें कौन सा पौधा पाया जाता है? तो आबनूस पाया जाता है इसमें। और कटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन सा पाया जाता है? तो सागौन पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन में पाए जाते हैं यूकेलिप्टस यानी सफेदा, जिसे आतंक कहते हैं, ठीक। और शीतोष्ण पर्णपाती में पाया जाता है बांज। राइट आंसर इसका होगा 3, 1, 4, 2 यानी कि 31, 42 कहाँ गया ऑप्शन? एक मिनट, 31, 42 ना, 31, 42 ये है, डी ऑप्शन इसका राइट। अगला प्रश्न हमारा है, इसको भी सुमेलित करना है। गल्फ स्ट्रीम, फाकलैंड और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये सब धाराएं हैं, इनका संबंध किस महासागर से? तो गल्फ स्ट्रीम जो गर्मधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की है, डी ऑप्शन। और फाकलैंड जलधारा जो है वो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है उसका जो संबंध है वो हिंद महासागर से है, और ऑस्ट्रेलियन जो है ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3, 4, 3, 1, 2 यानी कि 43, 12, 43, 12, 43, 12 ये ऑप्शन होगा इसका, सी ऑप्शन, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है, जिसमें बादल नहीं पाए जाते? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या उपरोक्त में से सभी? तो इसका जो राइट आंसर है, फिलहाल समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते हैं, ठीक। यहाँ पे जहाज उड़ाए जाते हैं, ओजोन परत यहीं पे पाई जाती है। क्षोभ मंडल में बादल और बिजली गर्जन बारिश यहीं पे होती है। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन। भूकंप को मापने के लिए उपयोग किए जाने उपकरण का नाम? बैरोमीटर तो वायुदाब मापता है, सीस्मोग्राफ से, और थर्मामीटर जो तापमान नापता है, और भूकंप के मापन के लिए सीस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीपीय परपट्टी सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। महासागरीय परपट्टी सिलिका एवं आयरन से बनी है। सी में पृथ्वी की सतह परपट्टी के नीचे मेटल होता है।
डी में पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कोर कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल वो होगा बी ऑप्शन, ये गलत है। महासागरीय परपटी मुख्यतः सिलिका मैग्नीशियम से बनी होती है, ठीक, आयरन नहीं होता इसमें। इसमें सी से सिलिका में से मैग्नीशियम कहा जाता है, ठीक, और सी में कहते हैं, ठीक। तो विकल्प इसका भी गलत है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कथन और कारण दिया हुआ है। भारत के पूर्वी छोर पर स्थित तथा पश्चिमी छोर पर स्थित किन्हीं दो स्थानों के बीच के समय को लगभग 2 घंटे का अंतर, बिल्कुल सही है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतरों के बीच लगभग 29 अंश का अंतर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल होगा ये डी ऑप्शन होगा इसमें, ठीक। कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें भी कथन कारण दिया हुआ है। 1 मिनट। वन मिनट। हाँ, प्रश्न है हमारा, कथन है अटलांटिक महासागर के तट पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति। अटलांटिक महासागर की तट रेखा अनियमित एवं दंतुरित है। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राय है फिलहाल इसका सी ऑप्शन होगा। कथन ये तथा कारण और दोनों सत्य और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न हमारा है 39 नंबर। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण या इनमें से कोई नहीं। तो ऋतु परिवर्तन जो होते हैं फिलहाल वो होते हैं परिक्रमण के कारण और घूर्णन के कारण, और दिन और रात होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो अक्षांश रेखा, देशांतर, विषुवत रेखा या कर्क रेखा। तो इसको फिलहाल देशांतर रेखा से जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं? बृहस्पति, शनि, शुक्र व बुध। तो शुक्र को फिलहाल जुड़वा बहन के नाम से भी जानता है या जुड़वा ग्रह के नाम से। सांझ का तारा, भोर का तारा, इसी को कहते हैं शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न हमारा, एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु, 1 मिनट, क्या हो जाता है, एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु है शीतोष्ण, उष्ण, मरुस्थलीय या विषुवत रेखीय। तो ये फिलहाल विषुवत रेखीय जलवायु है। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि यह क्षेत्र विषुवत रेखा के नज़दीक पाया जाता है इसीलिए। अगला प्रश्न हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है कुशल मानव संसाधन, कुशल प्रबंधन, जल की उपलब्धता या आधारभूत संरचना। तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल जल की आधारभूत उपलब्धता इसके लिए संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो ये फिलहाल पहली में बना था, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में? ये बना था तीसरी में। और इसकी बात करें तो बोकारो लौह इस्पात केंद्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना 1964 में रूस तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से बना था। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क को उड़ीसा से प्राप्त होता था। अगला प्रश्न हमारा है, कृषि कार्य में शामिल है भूमि को जोतना, पशुओं को पालना, मछली पालन करना या उपरोक्त में से सभी। तो कृषि कार्य में जो है वो फिलहाल सभी शामिल हैं, पशु पालना, भूमि जोतना, मछली पालन सभी है। हेमेटाइट किसका खनिज अयस्क है? लोहा, कोयला, सोना या ग्रेफाइट। तो हेमेटाइट जो है फिलहाल वो लोहे का अयस्क होता है। और लोहे से प्राप्ति के लिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट तथा सीडेराइट मुख्य अयस्क हैं। अगला प्रश्न हमारा, मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या 7। तो इसमें फिलहाल 4 पाए जाते हैं स्तर। इन्हें ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः आ स्तर, ए स्तर, फिर बी स्तर या सी स्तर या डी स्तर। ऊपरी स्तर ए में ह्यूमस की अधिकता होती है और बी दूसरे स्तर में बालू एवं पंख, क्ले व गाद, ठीक। और
की प्रधानता होती है, और सी में ऋतु क्षरण से प्राप्त चट्टानी या पक्षी कण मिला करते हैं, और डी में मूल जनक चट्टानें होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? स्थानीय पवन, अस्थायी पवन, सामयिक पवन या मौसमी पवन? तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल अस्थायी पवन होती है। अस्थायी मतलब एक जगह स्थिर होती है, एक ही दिशा में बहते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा कितना? तो जलमंडल कितना? सबसे ज़्यादा जल है 71%। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी लगाओ डाल। अगला प्रश्न हमारा है 50 नंबर, बेसाल्ट दिया हुआ है। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित या ग्रेनाइट? तो बेसाल्ट चट्टान जो है फिलहाल वो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसमें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं इसे। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट। पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी जमती हैं, इसलिए इसमें रवे महीन होते हैं, जैसे बेसाल्ट व ऑब्सीडियन। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में गर्म जलकुंड कहाँ अवस्थित है? पावापुरी, राजगीर, गया या चांदचारा? तो ये फिलहाल राजगीर में स्थित है। ठीक, राजगीर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों में गंधक है, इसीलिए यहाँ से गर्म पानी का स्राव होता है। अगला प्रश्न हमारा, जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं? छोटे मापक का, बड़े मापक का, दोनों मापक या उपरोक्त में से सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल वो छोटे मापक का प्रयोग करते हैं। इसका ये ऑप्शन होगा। अगला है, समताप मंडल होता है जलमंडल में, स्थल मंडल में, वायुमंडल में, जैव मंडल में? तो समताप मंडल जो होता है फिलहाल वो होता है वायुमंडल में होता है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। यहीं पे वायुयान उड़ाए जाते हैं, और समताप मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है, जो जहाज़ों की वजह से मतलब खराब हो रही है परत उसकी। अगला प्रश्न में, समदिवा रात्रि होते हैं 22 जून से 21 सितंबर, 21 मार्च से 21 जून, 21 मार्च एवं 23 सितंबर, 21 सितंबर से 21 दिसंबर? तो सही जवाब फिलहाल इसका सी ऑप्शन होगा। 21 मार्च से 23 सितंबर तक होता है समदिवा रात्रि, मतलब बराबर दिन और रात। सम मतलब बराबर होता है, दिन और रात जो होती है, दिवा मैंने दिन, तो बराबर दिन रात वाली जो प्रक्रिया है 21 मार्च से 23 सितंबर में होती है। इस दिन पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है, ना ही उसके विपरीत। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को दो बराबर भागों में काटता है, इसलिए दिन व रात की अवधि बराबर होती है। ये तिथियां समदिवा रात्रि कही जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है, और उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। दिया हुआ है, राज्य और कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने का आधार भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला दिया हुआ है, देश के हर वयस्क नागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। गरीबी और संसाधनों के अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता से के सबसे बड़े कारणों में से एक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल वो होगा डी ऑप्शन, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के अधिकार और मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 15, यह धर्म, मौलिक वंश, जाति, लिंग तथा जन्मस्थान के आधार पर किसी भी विभेद का निषेध नहीं करता है। देश के सभी वयस्क नागरिकों जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई, उनको सबको मत देने का अधिकार है। अगला प्रश्न हमारा है, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो पढ़ते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बाद मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। फिलहाल ये तो सही है। संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया सरकार की जनता के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है। और अगला है, स्वतंत्र मीडिया किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा रखती है। फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, केवल फोर्थ चौथा 56 में। हाँ ठीक है, इसका फिलहाल सी ऑप्शन होगा। ठीक, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के बाद मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। और उसके बाद हम बताएं, लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करती है। संचार माध्यमों के से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस तरह कार्य करती है। और अगला दिया, स्वतंत्र मीडिया कंपनी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा करती, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय से प्रमाणित करता है। इसमें स्वतंत्र मीडिया किसी विषय दृष्टिकोण से चर्चा
इसमें फिलहाल गलत पूछना चाहिए था, क्योंकि ऊपर के सारे का ऑप्शन इसके सही है। चलो इसको देखते हैं बाद में। अगला प्रश्न हमारा है, हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। भारतीय कथन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में स्वास्थ्य का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य के अधिकारों को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल सी होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं इसमें। 57 के बाद 58 नंबर देखते हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जातियों के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। कथन 2, ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को लिखा है। तो इसका भी जो सही जवाब होगा दोनों सही इसमें। अगला प्रश्न हमारा है, फिर इसमें दिया हुआ कथन निष्कर्ष। 2006 के अक्टूबर महीने में सरकार ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर, ढाबा, रेस्तरां में या चाय की दुकानों में आदि नौकरी काम करने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी। सन 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 वर्ष की उम्र के 1.2 करोड़ बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल बी होगा। कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसे सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका में काम में दखल दे सकते हैं। अगला दिया हुआ है, स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए यह आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। अगला दिया हुआ है, हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। सही है, इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या ये सही है? तो 60 का हम बता दें तो इसका राइट आंसर होगा ए, केवल एक सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, 60 के बाद 61 नंबर कहाँ गया, ये दिया हुआ है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के अंतरात्मा कहा जाता है। ठीक, इसके संदर्भ में विचारों पर दिया हुआ हमको, तो कथन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ, मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमान्य और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। अगला दिया हुआ है, मूल रूप से संविधान निर्माण के समय कुल 6 मौलिक अधिकार थे। और बाद में दिया हुआ तीसरा नंबर, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल 1 और 2 होगा। ठीक, बी ऑप्शन। कथन गलत ढूंढना है तो गलत में 1 और 2 गलत हैं। अगला प्रश्न हमारा, अस्पष्टता उन्मूलन प्रावधान किससे है? अनुच्छेद 21, 18, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 23। तो छुआछूत जो है फिलहाल अनुच्छेद 17 से संबंधित है। 18 में वो है अवार्ड के संबंध में जीवन जीने की स्वतंत्रता दिया हुआ है 21 में। 23 में दिया है शोषण का अधिकार। अगला प्रश्न हमारा है, धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पर भेदभाव प्रतिषेध है, इसका अनुच्छेद क्या है? तो इसका जो अनुच्छेद है ये 15 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी? जलियांवाला बाग फिलहाल अमृतसर में हुआ था। जल्दी नामक भूमि का जो मालिक था उसी के ज़मीन पे हुआ था। ठीक, 1919 में ये हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्नकाल का प्रारंभ होता है बैठक का पहला घंटा, बैठक अंतिम घंटा, बैठक के बीच का समय या कोई नहीं। तो प्रश्नकाल का जो समय होता है फिलहाल वो होता है बैठक का पहला घंटा होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है फिलहाल वो है 250। अगला प्रश्न हमारा है, किसका कथन है कि मौलिक अधिकार हर संस्था व सत्ता के लिए बाध्यकारी हो जिसे विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है? अम्बेडकर जी कहें, के एम मुंशी, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू?
तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल अम्बेडकर जी ने ये वक्तव्य कहे थे। अगला प्रश्न हमारा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा अनुसार धर्म को मानने प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये प्रावधान जो है फिलहाल मूल अधिकार से लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में कौन सा कथन तत्व भारत में विद्यमान है? भारत एक हिंदू राष्ट्र है। भारत में सभी धर्मों को संरक्षण प्राप्त है। भारत में सर्वधर्म समभाव की अवधारणा प्राप्त है। भारत किसी भी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं देता है। तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल डी ऑप्शन है, भारत किसी भी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं देता है। डी ऑप्शन इसका ये 3 और 4, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, कथन दिया हुआ है, संविधान में अल्पसंख्यकों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया। संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। तो संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29 और 30 तो दिया हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल जो होगा डी ऑप्शन होगा। कथन ये गलत है किंतु आर सही है ना। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक से ही संबंधित है। लोकतंत्र की व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक निष्पक्ष संविधान का अस्तित्व, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली या स्वतंत्र मताधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, इसका सी ऑप्शन होगा। सभी प्रकार सही हैं सभी। अगला प्रश्न हमारा है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ठीक। और प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति द्वारा होती है। अगला प्रश्न हमारा है, मध्याह्न भोजन योजना समानता पर आधारित कार्यक्रम है। इस योजना को जातिगत भेदभाव में कमी आई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सही जवाब होगा फिलहाल ए और आर दोनों सही, और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, ठीक। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। इन शहरों में निवास करने वाली भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया हुआ है, हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ व ठेलों पर सामान बेचते हैं। शहरों में बढ़ती जनसंख्या का एक प्रमुख कारण रोजगार की तलाश में गाँवों से शहरों की तरफ होने वाला पलायन। और दिया हुआ है, शहरों में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि शहरों के नगरीकरण और वहाँ के वातावरण को प्रभावित करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल वो होगा डी ऑप्शन। डी कहाँ गया? इनमें से कोई नहीं, ठीक। असत्य कथन। अगला है, केरल के धार्मिक व व्यापारिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले अरबी व यहूदी व्यापारी केरल आए। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 वर्ष पहले आए थे। इब्न बतूता ने यहाँ के मुसलमानों के जीवन का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा, और चीनी व्यापारी केरल नहीं आए थे। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ये होगा डी ऑप्शन, ठीक। चीनी व्यापारी केरल नहीं आए थे। अगला प्रश्न हमारा है, नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? गृह कर व संपत्ति कर, जल कर, सरकार द्वारा प्रांत वित्तीय सहायता अनुदान, विभिन्न शुल्क, गाड़ी, रिक्शा, ठेला आदि वार्षिक। तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल ये होगा सी ऑप्शन, ठीक। ये वाला सभी कथन इसका सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो 77 नंबर दिया हुआ है, सरपंच का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। कारण आर दिया हुआ है। ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल बी ऑप्शन होगा। कथन ए तथा आर दोनों सही, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न हमारा है, जम्मू व कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो ये फिलहाल 31 अक्टूबर 2019 कहाँ दिया है? ये है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को फिलहाल अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया, और 1950 26 जनवरी को लागू हो गया था। भारत की खोज किसकी है? तो भारत की खोज जो है फिलहाल जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। तो ये थे बिहार शिक्षक भर्ती जो टियर 3 के एग्ज़ाम लगे हुए हैं बच्चों के, उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें, जिससे
हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ते रहें और हम अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे और भी क्लास हम लगाएंगे इसमें। अभी थोड़ा सिस्टम आ जाए हमारा जो लगाना है इसके लिए। तो तब तक के लिए बाय, फिर पढ़ते रहिए। थैंक्स। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।